नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। साई एकेडमी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, थंबनेल आप देख के जान गए होंगे कि ये बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर है और बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर से आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा कवर होता है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर में लास्ट में, इस वीडियो में लास्ट में मैं कुछ यूनिक क्वेश्चन पहले की तरह से रखूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो आप जो है चैप्टर देखिए। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। उसमें जो है 4 मॉलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है। देखिए, अगर बायो का बच्चा कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा कि उसे कार्ब्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पता है, लेकिन हम उनके केमिस्ट्री को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से बने हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई प्रोटीन खाने से जो है शरीर अच्छा बनता है, कार्ब्स खाने से ऐसा होता है, विटामिन लेने से ये बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कार्ब्स, वो न्यूक्लिक एसिड, वो विटामिन किन कंपाउंड से, किस तरह की बॉन्डिंग से बने हैं, यहाँ पे उसकी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कंपाउंड बच्चों आपको पढ़ना होता है न्यूक्लिक एसिड। तीसरा कंपाउंड पढ़ना होता है प्रोटीन्स और चौथा पढ़ना है विटामिन्स। ये 4 कंपाउंड आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? तो वो होते हैं बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं हम लोग OH ग्रुप को, ठीक है। तो OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? वो पॉली टाइम्स, यानी कि बहुत ज्यादा होगा, और वो या तो एल्डिहाइड्स होंगे या तो कीटोन्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या तो कीटोन्स होते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं बच्चा। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, दैट मीन्स ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है बच्चों? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइज ना हो सके भाई, यानी कि जो और ज्यादा छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स ना बना सके। ये ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ब्रेक होंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं ब्रेक होंगे, ये और सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जो छोटे, इनसे छोटे जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। अब ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं एल्डोज। एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड्स। एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड्स, अभी मैंने आपको बताया कि या तो एल्डिहाइड होंगे या तो कीटोन्स होंगे। तो एक होते हैं एल्डोज, दूसरे होते हैं कीटोज। एल्डोज में एक एग्जांपल मैंने ले लिया है राइबोज, C5H10O5, ये आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। और दूसरा है बच्चों ग्लूकोज, जो कि हमारे सिलेबस में है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मगर फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों? फ्रक्टोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, देखिएगा ध्यान से, पॉलीहाइड्रोक्सी बट कीटोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इनको ब्रेक करते हो, तो ये 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं। 2 to 10 कहीं पे दिया होता है, तो ये 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं, यानी कि ओलिगोसैकेराइड ब्रेक होके मोनोसैकेराइड्स में जाते हैं। एक ओलिगोसैकेराइड ब्रेक होगा तो मोनोसैकेराइड्स बनाएगा। अब ओलिगोसैकेराइड को कई तरीके से आप जो है डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपने डाइसैकेराइड्स बोल दिया, जो डाइसैकेराइड है मतलब कि जो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो। जैसे आप लोग नाम सुने हैं सुक्रोज का,
तो सुक्रोज क्या करता है बच्चों, सुक्रोज जब जो है हाइड्रोलाइज होगा तो वो एक ग्लूकोज बना देगा और एक फ्रक्टोज बना देगा, ठीक है। यानी कि एक ओलिगो डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो रहा है। इसी तरह से एक मैंने ट्राइसैकेराइड भी ले लिया एग्जांपल, रेफिनोज बोलते हैं इसको, मगर इतना ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस में। हमारे सिलेबस में ग्लूकोज है, हमारे सिलेबस में फ्रक्टोज है, हमारे सिलेबस में सुक्रोज है, ठीक है। लेकिन अगला जो हमारा सैकेराइड है वो है पॉलीसैकेराइड, जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे सैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब इसमें देखो दो एग्जांपल मैंने लिया है, एक है बच्चों स्टार्च, एक है स्टार्च और दूसरा है सेलुलोज। एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है सेलुलोज, ये है पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसी की भी डिफिनीशन आपसे पूछी जा सकती है, डिफिनीशन आप यहां से नोट कर सकते हैं। अच्छा, दो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का एक ये भी है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नॉन शुगर्स होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, शुगर का मतलब कि जो कि टेस्ट में स्वीट हो, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आप इसे वाटर सॉल्युबल भी बोल सकते हो कि सॉल्युबल इन वाटर भी है ये लोग, यानी कि जो शुगर्स होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं बच्चों, यानी कि चाहे कीटोन हो गया, चाहे राइबोज हो गया, चाहे ग्लूकोज हो गया, चाहे फ्रक्टोज हो गया या सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड, माल्टोज हो गया, ये सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स एक्चुअली स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए होते हैं शुगर्स। लेकिन सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड्स जो है टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे है ये? क्योंकि यहाँ पे है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ पे टॉपिक जो आता है वो आता है रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या होते हैं? तो ऐसे सभी सैकेराइड्स जो फेलिंग सॉल्यूशन, अब आप लोगों को एल्डिहाइड वाले चैप्टर का याद आ रहा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन हमने वहीं पढ़ा था जिसमें रोसेल सॉल्ट से हम लोग बनाते थे। और दूसरा टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पे कि टॉलेंट टेस्ट से सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, यानी ये वही टेस्ट देते हैं जो टेस्ट हमने एल्डिहाइड में पढ़े थे भाई। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या पढ़ा था कि फेलिंग सॉल्यूशन से एक हमें जो है ब्राउन कलर की पीपीटी मिलती है, रिंग मिल जाता है, CU2O मिल जाता है, और इसमें जो है हमें सिल्वर मिरर मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता है, तो ऐसे शुगर्स को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। और वो कौन लोग करेंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, यानी कि जिनके पास जो OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो अल्फा पोजीशन पे लगा होगा, उनको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब सुनो, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं भाई, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं तो आप कह सकते हो बच्चों कि ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या डाइसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है बट इट इज नॉट द रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे सैकेराइड्स जो नहीं रिड्यूस करते हैं उनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज की रिएक्शंस, फिर तमाम चीजें। इसको आप नोट करिए वीडियो पॉज करके।
तो बच्चों उम्मीद है पिछले स्लाइड का सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। आपको यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आपको थोड़ा सा अपनापन लगे कि आपको कैसे लिखना है पेपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है ग्लूकोज का एग्जाम्पल। ग्लूकोज का फॉर्मूला से आप लोग सब लोग वाकिफ है, C6H12O6, ठीक है ना। अब C6H12O6 के स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा ओपन करा है। ओपन क्या किया है, ये है बच्चों CHO, फिर 4 कार्बन CHOH, फिर 5वां और 6ठा कार्बन CH2OH, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया, पहला 4 और एक 6, ठीक है ना, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो ये हो गया, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जहां से रिएक्शंस होंगी, ठीक है। और चूंकि ये एल्डिहाइड है, इसीलिए देखो ये एल्डिहाइड और साथ में ये एल्डिहाइड और साथ में 6 कार्बन, इसलिए ग्लूकोज का एक और नाम होता है एल्डोहेक्सोज। इसका एक और नाम होगा एल्डोहेक्सोज। अब देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे बनता है भैया ग्लूकोज। और पहला एग्जांपल है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है बच्चों चीनी, शक्कर जो आप लोग कहते हैं ना, वो चीनी ही है सुक्रोज भैया, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग केन शुगर। आप लोग पता है गन्ने को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन, लेकिन गन्ने से मिलने वाली चीनी को केन शुगर, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग पानी में घोल दें और उसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दें तो बन जाएगा ग्लूकोज, और एक उसका आइसोमर भी बनता है जो कि फ्रक्टोज है, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जांपल क्या है, और ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, आप लोग को याद होगा केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। ये है फ्रॉम स्टार्च, ये कमर्शियल प्रोसेस है, ज्यादा जब मात्रा में हमें ग्लूकोज बनाना हो तो देखो C6H10O5 n टाइम्स, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है, n टाइम्स, बहुत लार्ज कंपाउंड होता है। और यदि उसकी रिएक्शन हमने n टाइम्स वाटर से कराई 393 केल्विन टेम्परेचर एसिड की प्रेजेंस में, तो n टाइम्स ग्लूकोज बनता है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अलावा कोई कहे कि सर जी फोटोसिंथेसिस से भी तो बनता है, तो भाई फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, उसके लिए सनलाइट चाहिए, तो इसलिए वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं वापस यहाँ पे, ये है बच्चों केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, जिसे आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं। हम लोग फटाफट रिएक्शंस देख लेते हैं। मैंने ग्लूकोज को यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है, CHO CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग टॉलेन रिएजेंट से। जब हम लोग टॉलेन रिएजेंट से कराते हैं रिएक्शन तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, CHOH, ये अल्फा हाइड्रोक्सी है तो CHOH की वजह से रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा COOH, CHOH का 4 टाइम्स एंड CH2OH। एक COOH आया यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, इसका नाम हो जाता है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड, और टॉलेन रिएजेंट से रिएक्शन होने की वजह से सिल्वर मिरर बनने के चांसेस, यानी सिल्वर मिरर बन जाता है। सेम रिएक्शन हम कराएंगे फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, कंपाउंड सेम रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा, मगर यहाँ पे जो मिलेगा हमें मिलेगा Cu2O की रेड पीपीटी हमें मिल जाएगी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद ब्रोमीन वाटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो ये बनता है COOH, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। ये भी भैया ग्लूकोनिक एसिड ही है, यानी ये भी ग्लूकोनिक एसिड ही है, बस इसके साथ कोई पीपीटी जैसी चीजें नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट है, ये रिएक्शन है, ठीक है। और अगर हमने यही रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दिया तो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। तो यहाँ वाले एल्कोहल को भी रिड्यूस कर जो है ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, इसे भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, तो COOH, CHOH का 4 टाइम्स एंड COOH, इसको हम लोग सैकरिक एसिड, हालांकि ग्लूकेनिक बोलते हैं, तो ग्लूकेनिक से आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे सैकरिक एसिड। तो ये कुछ रिएक्शन है, 2-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी और करानी है हमें, इसको आप नोट करिए, जल्दी मिलते हैं पॉज करके। तो बच्चों इससे पहले वाली सारी रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी, फटाफट तेजी के साथ देखते हैं ग्लूकोज की बाकी रिएक्शंस। अगली रिएक्शन है बच्चों रिडक्शन। अगर हम लोग ग्लूकोज की रिडक्शन HI की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में करा दें तो सारा का सारा वाटर कंटेंट बाहर हो जाएगा, सारा का सारा ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, और क्या होगा भाई, सारा का सारा वाटर बाहर हुआ और ये बन जाएगा N-हेक्सेन, CH2 4 टाइम्स एंड CH3।
बच्चों ये सारा का सारा जो कंटेंट बाहर होगा, ये जो होगा बच्चों ध्यान समझना है, ये जो सब कुछ रिमूव होगा ये एन हेक्सेन के फॉर्मेट में होगा। तो ये प्रूफ करता है कि ये सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है ऑक्सिम फॉर्मेशन। अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल एमाइन से NH2OH से अगर हम लोग क्या करें, ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन ग्लूकोज की कराएं तो ये बनाता है ग्लूकोज ऑक्साइम, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ये है ग्लूकोज ऑक्साइम। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां बनता है ग्लूकोसाजोन, यहां बनता है ग्लूकोसाजोन। क्या करेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजीन से। आपको किताब में पीएच फॉर्म में फिनाइल ग्रुप को पीएच लिख के दे देता है, तो घबराना नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके इसे दे देगा, तो ये है फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर इसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो ये बनेगा ग्लूकोसाजोन, CH यहाँ वाले CH से NNH फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ वाले से C से NNH और फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, और CHOH 3 टाइम्स। यहाँ पर मैंने 4 की जगह पे क्या किया है कि इसमें से एक CHOH निकाल लिया है ताकि रिएक्शन हो जाए, और ये बन जाएगा CH2OH जो कि है ग्लूकोसाजोन। मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है, मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन पेपर में पूछी भी नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद है साइनोहाइड्रिन, HCN से रिएक्शन कराएंगे तो एक ही कार्बन पे जब OH और CN दोनों आ जाए, सेम कार्बन पे OH और CN दोनों आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन की सभी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन भी होगा, ठीक है ना बच्चों। अब एक लास्ट रिएक्शन देखिए ग्लूकोज की, कभी कभी पूछी जाती है लेकिन बहुत प्यारी रिएक्शन है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म करने की रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये है ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराया एसिटिल क्लोराइड से, हमने इसकी रिएक्शन कराई एसिटिल क्लोराइड से कराई, एसिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, उससे कराई तो ये बन गया CHO, CHO COOCH3 का 4 टाइम्स एंड CH2O COOCH3, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो ये एसिल ग्रुप है ना, इस वजह से इसका नाम हो गया है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इन सबको नोट करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, साथ में बना के पढ़ेंगे ताकि जो है आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आता रहे। इसको जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे ये क्यों दिख रहा है भाई, इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इसी पे तो डिपेंड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, देखो बच्चों 3 ही कार्बन होते हैं और 3 कार्बन को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। अगर OH ग्रुप राइट साइड में है, अगर OH ग्रुप कायरल कार्बन पे राइट साइड में है तो उसके लिए प्लस साइन लगाते हैं, लेफ्ट साइड में है तो माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि लोएस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन, सबसे नीचे वाला है और ऐसा है जो एसिमेट्रिकल है, मतलब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करता है ना, एक्चुअली इसी को फॉलो करता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मैंने क्या करा, मैंने किया इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। पहले कार्बन पे एल्डिहाइड CHO ग्रुप, CHOH 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 चलता रहा। होता क्या है, हम लोग देखेंगे 5th कार्बन को। 5th कार्बन इज द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसके ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आप एक कोई थ्रेड लीजिए, रस्सी लीजिए, उसको ऐसे मोड़िए तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उससे क्या बन जाएगा बच्चों, उससे बनेगा एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये H उठ के चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, उसमें बॉन्डेड हो जाएगा। जब बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली होगी भाई, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से एक साइक्लिकली क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों। देखो हुआ क्या, समझिए ध्यान से, एक बार मैं मिटा दूंगा फिर से लिख दूंगा। ये H उठ के गया इसके पास, तो ये H चला गया और ये बन गया OH। अब OH बना तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड खत्म हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई,
इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है भाई, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जो कि आपको दो टाइप के बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं पहले की तरह से फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब देखिए वापस से, अब देखिए एक स्ट्रक्चर ये बनेगा जिसमें बना हुआ OH रिंग के अंदर है, बना हुआ OH रिंग के अंदर है, H दूसरे साइड है, फिर OH पहले से ही रिंग के अंदर है, फिर H OH H और OH और ये बाहर वाले मटेरियल। दूसरी बार क्या होगा, रिंग थोड़ी सी पलट जाएगी, यानी ये जो OH बनेगा वो रिंग के बाहर चला जाएगा, तो H अंदर आ जाएगा। यहाँ पे OH पहले से, ये सेकेंड कार्बन का OH पहले से ही रिंग के अंदर है, H H OH और OH, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स को, इन दोनों स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब किसी साइंटिस्ट ने देखा कि भाई एक कंपाउंड होता है पाइरेन, देखिए जरा, ये पाइरेन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए हैं, बीच में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाँ हालांकि इसमें डबल बॉन्ड है बट ठीक है। तो लोगों ने कहा कि हमको तो ग्लूकोज इसी के जैसा दिखता है। लोगों ने कहा कि ये कैसे दिखेगा, तो देखो भाई, एक ऑक्सीजन और देखो भाई 1 2 3 4 5 कार्बन और ये 6th कार्बन है, ठीक है। तो 5 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो कुछ कुछ उसी की तरह से दिखाई दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सेटअप को उठाया और यहाँ पे रख दिया। क्या किया है, H ऊपर OH नीचे, H अंदर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे और ये CH2OH, एक ये स्ट्रक्चर। फिर इसको सब कुछ रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स इसके जैसा बनाया, OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे और CH2OH को हमेशा उन्होंने रिंग के बाहर रखा और इस स्ट्रक्चर का नाम रखा उन्होंने अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। क्या नाम रखा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों पाइरेनोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पाइरेन की तरह से दिख रहा है और इन सब स्ट्रक्चर्स का नाम होता है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। वेरी गुड। तो पेपर में बच्चों इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूर आएगा, या तो आपसे कहेगा कि हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाओ या तो आपसे कहेगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। आपको दोनों बनाने आता है, आप दोनों बना सकते हो, लेकिन पहले तो टर्म्स तो जान जाए कि अल्फा क्या है, डी क्या है, प्लस क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। डी कहता है, डी पहली बार हमको कहाँ दिख रहा है, डी हमें दिख रहा है यहाँ पे, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब होता है कि भाई वो एक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि OH राइट साइड है, यहाँ पे माइनस का मतलब है OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है। इन दोनों केस में जो 5th कार्बन का जो OH था वो हर बार राइट साइड में है, 5th कार्बन का जो OH है वो हर बार राइट साइड में है, इसलिए ग्लूकोज में हर बार मैंने प्लस और माइनस, प्लस और प्लस दिखाया है। और प्लस जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को भी दिखाता है, प्लस साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी को भी दिखा रहा है। डी जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को नहीं दिखाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। नहीं, डी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राइट साइड और प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखना है। इसके बाद दो टर्म्स मैंने और लिए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा एक्चुअली क्या है कि ये अल्फा स्ट्रक्चर है जो इसमें पार्टिकल्स ऊपर की तरफ है, तो अल्फा स्ट्रक्चर। इसमें बीटा में जो चीज ऊपर थी यहाँ पे वो क्या हो गई, नीचे हो गई है। तो ये एक्चुअली में डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्या होता था ना, 12th में एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि 3D में किसी क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, एक दूसरे के अगल बगल अरेंज होते हैं। तो जिसका क्रिस्टल लैटिस बेटर होता था वो बेटर कंपाउंड होता था, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता था, उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी ज्यादा होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा होता है और बीटा होता है, इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता है। ठीक है ना, तो अल्फा वाला थोड़ा बेटर होता है, बीटा वाला थोड़ा वीक होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। बस आप ये समझिए कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। और वो किस
किस वजह से? क्योंकि इसमें H ऊपर है, इसमें OH ऊपर है, इसमें H अंदर है, इसमें भी H अंदर है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, H ऊपर OH ऊपर, यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे H नीचे, ये जो डिफरेंट दिख रहा है, इसी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो इतना नोट करिए। दूसरी चीज, ग्लूकोज के साथ साथ आपके पेपर में फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर आता है। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बाहर के बच्चे, वो सभी लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे। सभी लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। हम देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने कितना वीडियो देखा है। दूसरी चीज, हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक यहां तक, मोनोसैकेराइड्स का खत्म करते हैं। आगे आते हैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर के साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ। तो इतना आपको नोट करना है। तो बच्चों, स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। पेपर में चांसेस हैं कि ये बनाने के लिए ना आए, लेकिन अगर आप लोग जान जाएंगे तो कोई बुरा बात नहीं है। देखिए, ये ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर है, आप लोग जान पा रहे हैं, और ये फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर है जो कि आपको होमवर्क दिया गया है, आपको बना के आना है। अब देखिए, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं ये लोग सुक्रोज, यानी C12H22O11। होता क्या है बच्चों, इस लिंकेज को, जो ऑक्साइड लिंकेज आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे इसे? देखिए, डिफिनीशन लिख दिया है मैंने कि व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म बाय एन ऑक्साइड लिंकेज formed by the loss of water, it is, this linkage is called glycosidic linkage। और यही बात होती है कि कोई कहे कि सर जी जब वाटर निकल गया है इसमें से तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनेगा? तो हमने बताया था कि क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा ना। अगर वापस से आप सुक्रोज से बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बच्चों, वापस से सुक्रोज से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना चाहते हैं तो आपको वाटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये वही वाटर है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के टाइम में क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये डेफिनेशन, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये जरूर पढ़ के जाना है, पेपर में आने के पूरे चांस। यहां तक हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करते हैं। कोई कैसा जी बड़ी जल्दी, अरे भाई यही है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। और होमवर्क में आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं हट जाऊंगा, आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग आते हैं प्रोटीन के साथ। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग आ गए हैं प्रोटीन के टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हमने सब कुछ जो है इस बोर्ड पे लिख दिया है, बस एक एक चीज समझते चलिए। देखिए, प्रोटीन जो बनते हैं वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो ज्यादा चीजों से मिलकर बने हो, यानी कि एक कंपाउंड के बार बार रिपीटेशन से बने हो, मल्टीपल टाइम से बने हो, उनको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड होते हैं जो कि अमाइन यानी कि NH2 और भैया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि COOH के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। जैसे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया है कि यहाँ पे कोई कार्बन है, उस पे COOH ग्रुप भी है, उस पे NH2 भी है और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक H है। तो इस तरह कंपाउंड को हम लोग अमीनो एसिड कहेंगे। अब ये इसके टाइप देखिए, 3 टाइप का होता है। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है कि एक ही अमीनो यानी कि एक ही NH2 होगा और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। एक ही NH2, एक ही कार्बोक्सिल, तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। अगर COOH 2 कर दिया तो वो एसिडिक हो जाएगा। अगर हमने जो है NH2 2 कर दिया तो वो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक होता है, लुईस बेस होता है लोन पेयर की वजह से। अब लोन पेयर की वजह से क्या कैरेक्टर आता है भाई, कि ये लोन पेयर जब मूव करेगा इस हाइड्रोजन की तरफ तो ये हाइड्रोजन H+ आयन बना के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बना लेगा NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और COO पे नेगेटिव। इसको हम लोग ज्विटर आयन भी बोलते हैं। आप लोग एमाइन चैप्टर में इसको पढ़े हैं, अदरवाइज वन शॉट में पढ़ लेंगे, ठीक है।
एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इसको हम थोड़ा सेपरेट में भी अलग से वीडियो बना देंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको पीआई से भी डिनोट किया जाता है पेपरों में। तो ये क्या होता है कि एक ऐसा पीएच का एक ऐसा पॉइंट जहां पे, क्योंकि देखो एसिड और बेस दोनों है तो पीएच डिफरेंट है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट चार्ज जीरो हो जाए। तो डिफाइन करने के लिए आप आएगा तो आप क्या बताएंगे, सच पीएच वेयर हैव नो नेट चार्ज, या फिर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अब देखिए यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन हो जाए, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन हो जाए तो उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है कि एक अमीनो एसिड लिया है, दूसरा अमीनो एसिड लिया है, और एक का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे का एमाइन ग्रुप हमने आपस में जोड़ दिया है, तो वाटर रिमूव हुआ है और बना है हमारा CONH। तो कहीं पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH दिख जाए तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाता है तो जब मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ध्यान समझना है, जब मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड यानी एक लंबी चेन बन जाए कार्बन की, बार बार पेप्टाइड बॉन्ड आते जाएं, तो उस तरह की चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। और वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रोटीन। देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि प्रोटीन्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो प्रोटीन होते हैं वही है पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए प्रोटीन के दो टाइप होंगे, एक होगा फाइब्रस, एक होगा ग्लोबुलर। तो फाइब्रस क्या है कि जिसमें चेन जो है बिल्कुल पैरेलल चले, या तो सिंगल लाइन हो या तो दो ठे डबल लाइन हो, इस तरह के जब चेन्स होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक सिंगल लीनियर चेन मिलेगी, तो फाइब्रस प्रोटीन। उसके एग्जाम्पल है केराटिन और मायोसिन। केराटिन वो बालों वाला, ठीक है ना, बाल में, ऊन में वगैरह वगैरह मिलता है, और मायोसिन जो मसल्स का प्रोटीन होता है उसको मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर क्या होगा कि यही चेन अगर कॉइलिंग होने शुरू हो जाए, यही चेन में क्या होना शुरू हो जाए, कॉइलिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, इसको हम लोग कहेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये कॉइलिंग की वजह से स्फेरिकल टाइप से स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे एक एग्जांपल है इंसुलिन, वही जो पैंक्रियाज से निकलता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा एल्बुमिन्स, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप समझ सकते हैं कि जो फाइब्रस होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बाल कहाँ, पानी में डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर वाले सॉल्युबल होंगे, ये जो है पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो बस इसको नोट करना है। और आते हैं तुरंत अगली स्लाइड में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफिनीशन बनाएंगे, नहीं केवल पढ़ना है। और क्या करेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया। फटाफट तेजी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के नाम बता दिए हैं। वो कौन कौन से हैं भैया, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन कौन सा होता है, प्राइमरी प्रोटीन होता है जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उनको प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे। सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है, उसमें दो टाइप का आपको दिखेगा, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, कॉइल्ड अप, और बीटा प्लीटेड शीट में दो इस तरह से प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। जब एक प्राइमरी प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वो कॉइल्ड अप हो जाएगा तो वो अल्फा हेलिक्स बना लेगा बच्चों। और दो प्राइमरी प्रोटीन्स में साइड बाय साइड यानी इंटरमॉलिक्यूलर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो जो है इस तरह से कॉइल्ड अप हो जाएंगे और वो बना लेंगे बीटा प्लीटेड शीट। टर्शरी होता है, टर्शरी में क्या होगा भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन होता है टर्शरी प्रोटीन। इसके बाद देखो बच्चों, टर्शरी के अलावा क्वार्टरनरी भी आता है, उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले जब बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो उसमें ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते थे, अब ये नहीं आते हैं, किसी किसी स्टेट बोर्ड में आते होंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जो आपके बुक में दिया होगा उसको बना लेना है। हम लोग समय बचा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में आता है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
ये क्या है भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? कि व्हेन ग्लोबुलर प्रोटीन आर अनफोल्डेड, यानी कि जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जा रहा था ग्लोबुलर प्रोटीन का, जब वो खुल जाएगा, किस वजह से? हीटिंग की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे आप देखते हैं अंडा जो होता है लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करते हैं वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो जब वो सॉलिड हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कोगुलेशन ऑफ एग। वो जो होता है आमलेट जो बनता है वो एक तरीके से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? हमको पता है कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, सबके अंदर उनके माता पिताजी के, उनके दादा दादी के, नाना नानी के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। उस प्रोसेस को हेरेडिटी बोलते हैं। हेरेडिटी होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स की वजह से। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड से, जिनको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी वर्ड नहीं है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखिए कैसे बनते हैं ये दोनों, तो तीन चीजें, फॉस्फेट आयन, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीन चीजों के मिलने से बनता है एक डीएनए या फिर एक आरएनए। ठीक है ना? अब समझिए, जब कभी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन होंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से जब ये फॉस्फेट आयन अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। एस और टी का अंतर है। इसको हम बोलेंगे राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट आयन और न्यूक्लियोसाइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही क्या है? मोनोमर है डीएनए या फिर आरएनए का। यानी जिस तरह से पेप्टाइड बहुत सारा रिपीट होके प्रोटीन बनता था, जिस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक रिपीट होके पॉलीसेकेराइड्स बनता था, उसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रिपीट होके डीएनए या फिर आरएनए बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नाइट्रोजन बेसेस के एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, देखिए पहला देखिए स्ट्रक्चर, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं CH डबल बॉन्ड N कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक देखिए सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये थायमिन, और ये है यूरेसिल। टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस लेने हैं हमको, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है ना? और बच्चों डीएनए में सिर्फ 4 ही होते हैं, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और ये चीज यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं होता है, वो आरएनए में होता है। तो एक बार हम इसको और मिटाएंगे और फिर हम लोग जो है सारा कुछ जो है इसको अब कंक्लूड करेंगे, जिसमें हम आपको एक बार इस पूरे न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। बट डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस। तो बच्चों आ गए हैं लास्ट स्लाइड में। ठीक है, और लास्ट स्लाइड में हम लोग बस थोड़ी सी बातें हैं उनको देख लेते हैं, फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अब तक का सारा कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे देखिए ये है बच्चों फॉस्फेट आयन, सभी लोग देखेंगे ये है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन कहाँ से आया है? फॉस्फोरिक एसिड से। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन ये है बच्चों राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और ये मैंने एक जो है साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है, साइटोसिन मैंने नाइट्रोजनस बेस ले लिया है, अटैच कर दिया है। सारे अटैच होते हैं बारी बारी। ठीक है, तो फॉस्फेट आयन, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड होता क्या है बच्चों? मोनोमर होता है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होते हैं तो क्या बनता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ठीक है, देखिए जैसे यहां मैंने रिपीट करके दिखाया हुआ है, जैसे शुगर बेस एंड फॉस्फेट आयन, फिर
उसी फॉस्फेट से यानी इसी फॉस्फेट से अगला शुगर, फिर उस पर लगा हुआ बेस, फिर इस बेस से ये जो शुगर है यहीं से क्या अटैच हो जाएगा, फिर से फॉस्फेट, और उस पर क्या अटैच होगा, फिर से शुगर से फिर से बेस, ऐसे कंटिन्यूटी से चलता रहता है। और इसको आप n टाइम्स जब कर देते हैं तो ये बन जाता है डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब देखिए मैंने एक यहाँ पे फोटो बना दिया है, डायग्राम किस चीज का, डीएनए का। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया क्या है कि ये चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, डबल स्ट्रैंड उसके चलते हैं, और ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हैं ना बच्चों, ये स्ट्रैंड एक्चुअल में बेस प्लस शुगर है। ये स्ट्रैंड, सॉरी बेस नहीं, फॉस्फेट आयन प्लस शुगर है, फॉस्फेट आयन प्लस शुगर का वो पट्टी है, ठीक है ना। और इसके बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं, देखिए जी ट्रिपल बॉन्ड सी, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, ये चलता रहता है। एक स्ट्रैंड, अब थोड़ा बायो की एक बात मैं बोल दूंगा खाली, एक स्ट्रैंड जीन को दिखाता है और बाकी सब ये पूरा क्या है, एक कंप्लीट डीएनए है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, मैं बायो वाला मिटा देता हूं ताकि कोई बायो वाला बच्चा देखे तो घबराए ना, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो यहां से, यहां पे मैंने डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए लिख दिया है। ये जो है टॉपिक आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सिंपल है। डीएनए कहां होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, कंफर्म है रेप्लिकेशन, नहीं एक डीएनए टूटेगा दूसरे डीएनए वो कई सारे बना सकता है, रेप्लिकेट करता है। आरएनए में जनरली जो है यूजुअली नो रेप्लिकेशन होता है, यूजुअल बात है, कभी कभी होता भी है लेकिन जनरली नहीं होता है, तो मैंने नो लिख दिया है, ठीक है। इसमें जो 4 बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए कोड याद रखेंगे, AGCT, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। इसमें कौन से होते हैं, आरएनए में AGCU, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, बट यूरेसिल। तो आपको याद रखना है कि यहां पे होता है थायमिन बट यहां पे होता है यूरेसिल, ठीक है ना बच्चों। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड है, देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से ये बनता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया, हम लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटा सा टॉपिक बच्चों वाला, विटामिन। आप लोग बचपन से 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन ए होता है जिसका नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी में 3-4 कई सारे होते हैं, हम लोग को 4 पढ़ने हैं, हमने 4 लिखे हैं, B1, B2, B6, B12। B1 का नाम थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। B6 क्या है, एडरमाइन होता है। B12 क्या होता है, साइनोकॉम्बिलिन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन ई, टोकोफेरॉल, नाम सुना होगा आपने। विटामिन एच, बायोटिन होता है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जानते ही आप लोग। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। सबकी कमी से बीमारियां होती हैं, आप लोग क्या पढ़ना है, इसके सोर्सेस पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आपका होमवर्क है कि विटामिन के सोर्सेज आपको पढ़ने हैं कि कहां से कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन से डेफिशिएंसी डिजीज, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग तो तेज बच्चे हैं, आप लोग तो पढ़ जाएंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है, ठीक है ना। विटामिन सी से आप लोग जानते ही हैं स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। जैसे विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। और उसकी बजाय और भी विटामिन B1 से बेरी हो जाता है। तो इस तरह से तमाम बीमारियां हैं, आप लोग को पढ़ना है वो, ठीक है। और आपको ये भी पढ़ना है कि कौन से विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कौन से विटामिन इनसॉल्युबल होते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, पढ़ के जाना है। तो ये बच्चों, ये जो वीडियो है 1 शॉर्ट वीडियो बायोमोलिक्यूल की, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। एक चैप्टर हमने पहले पढ़ा दिया है हेलोएल्केन हेलोएरीन, ये दूसरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग फिर से जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको करना क्या है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। चैनल की सारी वीडियोज को देख जाइए, सब बोर्ड ओरिएंटेड है, सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपको पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए आप, और आप जो है उस चीज को तैयार करिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए और बढ़ाइए, और लाइक करिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और इसमें क्या चाहिए भाई।
आप जो कहेंगे हम उस टॉपिक को कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।